Good evening everyone. Welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss the strategy for clearing English for all judiciary services exams. हम जानते हैं कि English plays a very important role in clearing any judicial services exams. तो आपको English पर मास्टरी करना बहुत important बन जाता है. It becomes a very important पार्ट ऑफ योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इंग्लिश के को क्लियर करने में हमें हेल्प करेंगे. तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इंग्लिश से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट्स है, जो लॉ सब्जेक्ट्स है वो क्लियर करो, जो माइनर है उनमें हेल्प करो. कुछ लोग जीके भी सजेस्ट करते हैं, पर इंग्लिश पे कोई इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक तो इंग्लिश से डर लगा रहता है लोगों को कि बाप रे इंग्लिश है, क्या होगा, इंग्लिश कर नहीं पाएंगे. या फिर कोई भी लास्ट में एक इंग्लिश की बुक उठा लेते हैं, बख्शी की बुक उठा ली, RS अग्रवाल की बुक उठा ली, या फिर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लिए, तो उन्हें लगता है कि इंग्लिश क्लियर हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरली जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश वो सिर्फ प्री के बेसिस पे नहीं करते कि हमें प्री निकालना है, वो मेंस को भी साथ लेके करते हैं. तो वो इंग्लिश की इस तरह तैयारी करते हैं कि उनका प्री तो क्लियर हो उनका मेंस भी क्लियर हो जाए. तो इस तरह उनकी दोनों जगह प्रिपरेशन पक्की हो जाती है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम अपना शेड्यूल सेट करते हैं या फिर कुछ भी टारगेट सेट करते हैं, तो हमें हर रोज के एटलीस्ट 1.5 घंटा तो देना ही देना है अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन को. वाई, हमें क्यों देना है इंग्लिश को? क्योंकि इंग्लिश की जो वेटेज होती है ना एग्जामिनेशन में, वो बहुत मैटर करती है. और जब आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो वहाँ एक एक नंबर भी मैटर करता है. और आपको पता है जैसे DGS में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वहाँ पे इंग्लिश और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक एक मार्क्स से आप रह जाओगे तो आपकी सारे साल भर की मेहनत पानी में चली जाएगी. तो 1.5 घंटा तो आप कम से कम इंग्लिश को पूरे दिन में ज़रूर दीजिएगा. अब सवाल ये है कि हमने 1.5 घंटा तो दे लिया, बट अब उसमें क्या प्रैक्टिस करें? क्योंकि 1.5 घंटे में क्या प्रैक्टिस करें, उस 1.5 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें, उस 90 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज करें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट? तो इस 1.5 घंटे में हम क्या करें जिससे कि हमारे को पेपर क्लियर करने में हेल्प मिले. तो इस 1.5 घंटे में हम क्या क्या करें, हम ये इस वीडियो में जानेंगे. इस 1.5 घंटे में हम जैसे वोकैबुलरी कर सकते हैं, पर यूं नहीं कि पूरे 1.5 घंटे हम सिर्फ वोकैबुलरी करें. हम इस 1.5 घंटे में प्रेसी राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यूं नहीं है कि हम सिर्फ प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि वो मोनोटोनस हो जाता है, वो हमारे दिमाग को सड़ा देगा. एक ही चीज़ हम अगर 1.5 घंटे करते रहेंगे तो हम अगले दिन इंग्लिश नहीं उठाएंगे. तो हमें उस 1.5 घंटे को भी सेक्शंस में डिवाइड करना है, ताकि हम 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स कर रहे हैं, हमने 10 मिनट प्रेसी राइटिंग कर लिया, फिर एक प्रेसी राइटिंग का हमने पैसेज कर लिया और हमने ट्रांसलेशन कर ली, तो वो 1.5 घंटा हम सब चीज़ों को अच्छे से टाइम देके हम यूटिलाइज कर रहे हैं. तो ओवरऑल हमारी इंग्लिश में ग्रोथ होगी. ठीक है. अब प्रेसी राइटिंग क्या होता है? प्रेसी राइटिंग, एक सेकेंड, प्रेसी राइटिंग एक तरह से कुछ नहीं होता, सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ. प्रेसी राइटिंग हम समरी निकालते हैं, हमें एक पैसेज दे देते हैं एग्जाम में, हमें उनका समरी बतानी होती है, उसको जितने से छोटा हो सके उतना हमें लिखना होता है. ब्रीफ में उस पैसेज को हमें छोटा बनाकर लिखना होता है और कुछ नहीं होता. कुछ लोग सोचते हैं प्रेसी राइटिंग में और बड़ा करके लिखो और अच्छी इंग्लिश लिखो, उतना ही लिख देते हैं, इससे क्यों नहीं मार्क्स नहीं मिलते. और प्रेसी राइटिंग में कई बार वो क्या करते हैं, उनका प्रेसी तो वो ब्रीफ में तो लिख देते हैं, बट उनके प्रेसी राइटिंग में भी काफ़ी चीज़ें लैकिंग होती है, जैसे कि वो टाइटल देना भूल जाते हैं. क्योंकि अगर हम कुछ भी पैसेज लिख रहे हैं, हमें मान लिया पेपर में एक पैसेज मिला और हमें उसको
ब्रीफ में लिखना था। तो मान लिया हमने उसको ब्रीफ में करके 10 to 20% हमने उसको समराइज कर दिया इस पैराग्राफ में। तो अब इस पैराग्राफ को भी हम क्या कहेंगे, इसका कोई टाइटल तो है ही नहीं, है ना, टाइटल नहीं है। इसकी हमने छोटा करने के चक्कर में हमने इसका स्टार्ट खराब कर दी, बिगनिंग खराब कर दी, इसकी हमने एंडिंग खराब कर दी, जो इसका जिस्ट था, जो इसका मोरल था, हमने वो भी सब कुछ मिटा दिया ब्रीफ करने के चक्कर में। तो प्रेसे राइटिंग ऐसे लिखा जाता है कि उसका बिगनिंग भी वही हो, एंडिंग भी वही हो, और जो बात बड़े पैसेज में कहना चाह रहा था वही बात हमने 3 से 4 शब्दों में कह दिया है, वो होता है प्रेसे राइटिंग। और अगर हम प्रेसे राइटिंग में जब तक टाइटल नहीं देंगे ना, तब तक वो प्रेसे राइटिंग इनकम्प्लीट होगा। तो हमें हर रोज एक ना एक प्रेसे राइटिंग तो जरूर करना है, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में आता है आजकल, मोस्टली एग्जाम में प्रेसे राइटिंग पूछने लग गए हैं। तो आपने प्रेसे राइटिंग कर ली तो आपका आधा डर तो इंग्लिश का निकल ही जाएगा। अगला ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश तो कर लेते हैं, बट हम हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर पाते। इंग्लिश टू हिंदी तो हम कर लेते हैं, बट हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर पाते। तो ट्रांसलेशन में क्या करना होता है, आप क्या करिए, हर रोज आपका डेली टास्क ये होगा, या फिर आप सैटरडे संडे को इसका डेज रख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का आपको सैटरडे संडे को करना है, रोज हमें इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। तो आप ट्रांसलेशन के लिए आप सैटरडे संडे रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एडिटोरियल उठाना है, कभी सैटरडे को इंग्लिश का उठाइए, सैटरडे को, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। संडे को हिंदी का कोई भी एडिटोरियल कहीं से भी नेट पे मिल जाएगा, मेरे घर नवभारत आता है, तो जैसे मैं हिंदी को प्रैक्टिस करती हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप वर्ड्स देखिए, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन तो पक्का अच्छा होगा। फिर आप पास्ट ईयर पेपर से, क्वेश्चन पेपर से उठाइए ट्रांसलेशन के पैसेजेस, उनको सॉल्व करिए। ये सब करेंगे तो आपका धीरे धीरे आप जरूर ट्रांसलेशन पे अपनी पकड़ बना लेंगे। हाँ, और एक और बात, आपको ट्रांसलेशन में अगर अपनी पकड़ बनानी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बुक खरीदिए। और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप बोलो कि आपने हमें बुक खरीदने के लिए बोल दिया है। आप ASAP एड्यू की बुक्स आती है जो कई सारे टॉपर्स ने रेकमेंड करी है, वो आप खरीदिए, इंग्लिश वोकैब की। और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक आती है, जो आपको पेपर में जो भी सारे अब तक के बैंकिंग के पेपर होते हैं, SSC के पेपर होते हैं, गेट के पेपर होते हैं, उसमें एक लिस्ट दी होती है, वो सब आप अच्छे से याद करेंगे ना, अब तक आपके जो 1 साल में भी याद करेंगे, वो आपको ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपको ऑर्डर अल्फाबेटिक तरीके से दे देंगे कि इसका क्या मतलब होता है, या फिर चिड़चिड़ापन के कितने सारे सिनोनिम होते हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे करके उनके बारे में बता देंगे। और हिंदी टू इंग्लिश में भी बता देंगे कि ऑफिशियल को क्या कहते हैं हिंदी में, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में। जो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हमने सुने भी नहीं और जो पैसेजेस में आ जाते हैं, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग डेली जो बोलते हैं वो हिंदी वैसी नहीं होती जो हम लिख सकते हैं, तो हमें उनका मतलब भी नहीं पता होता कि क्या होता है। हमें ऑफिशियल का मतलब पता होता है क्या होता है, नहीं ना। तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे हिंदी में ऑफिशियल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप ये करेंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। फिर आप ऐसे प्रैक्टिस करिए। ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए, आप नेट से इकट्ठे कर लीजिए, लिस्ट बनाइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लिस्ट बनाइए। जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं, उनके भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, उनको आप गूगल करिए और उनके एसेज को देखिए कि उनकी लिस्ट में क्या है। तो वो जो बनाते हैं ऐसे, जो उन्होंने लिस्ट दी है, उनको आप प्रिपेयर करिए। कुछ एग्जाम्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं विमेन के बारे में,
आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में आप पहले ही एक ऐसे प्रिपेयर रखेंगे तो आपको मेंस में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप रोज एडिटोरियल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जीके भी बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा लिखने के लिए अच्छा खासा। तो रोज आप प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, एसे की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लीगल जीके भी अच्छी होगी। इस तरह करेंगे तो आप ऐसे को अच्छे से खासा आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 5 में से 3 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो तो 5 भी ला सकते हैं। और अगर वो ज़्यादा अच्छा हो, जो हमारा एग्जामिनर है वो 5 दे दे तो बड़ी बात है, ठीक है। और आप एसेज के लिए इनसाइट आईएएस, विजन आईएएस, ये सब वेबसाइट चेक करिए, ये क्या लिखते हैं, इनके क्या पॉइंटर्स होते हैं, वो सब आपको एसेज में हेल्प बहुत करेंगे। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें। अब वोकैबुलरी बिल्ड करिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं 10 वर्ड्स डेली डालूँ वोकैबुलरी के, ताकि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एटलीस्ट सिनोनिम, एंटोनिम और इसके एग्जाम्पल हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ही क्लियर कर सकें। अब लैंडमार्क जजमेंट हमारी इंग्लिश में कैसे हेल्प करेंगे? तो लैंडमार्क जजमेंट भी हमारी एसेज में, ट्रांसलेशन में, ये सब हेल्प करेंगे, क्योंकि हम अगर लैंडमार्क जजमेंट पढ़ेंगे तो हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी, हमें कुछ वर्ड मीनिंग समझ नहीं आएगा तो हम उसको गूगल करेंगे, हम गूगल करेंगे तो उसका हिंदी में भी मीनिंग देखेंगे, हम उसके सिनोनिम देखेंगे, हम उसके एंटोनिम देखेंगे, फिर हम उनको ट्रांसलेट भी करने की कोशिश करेंगे, अपने वर्ड्स में हम उसको इंटरप्रेट भी करेंगे, है ना। इंटरप्रेट करेंगे, हम उनको ब्रीफ में भी लिखेंगे। तो अगर आप महीने के भी 4 लैंडमार्क जजमेंट पढ़ते हैं और 4 छोटे जजमेंट्स पढ़ते हैं तो आपका जीके भी क्लियर हो जाएगा, आपकी इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी। तो लैंडमार्क जजमेंट करने का आइडिया अच्छा है ना। तो लैंडमार्क जजमेंट करेंगे तो आप अच्छे जज भी बनेंगे, अच्छे मैजिस्ट्रेट भी बनेंगे, और आपकी इंग्लिश पे भी पकड़ अच्छी होगी। तो कल से मैं रोज 10 वर्ड्स अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगी और आप ज़रूर देखिएगा, और ये मैं 60 डेज तक करूँगी। फिर अगर आपका रिव्यू अच्छा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, और बीच में कोशिश भी करूँगी, आई विल ट्राई कि मैं प्रेस से राइटिंग ट्रांसलेशन के भी सेशंस डालूँ। थैंक यू।